बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जून का महीना शुरू होते ही यमन की तरफ से एक बार फिर इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट या लॉद एयरपोर्ट को निशाना बनाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए पिछले महीनों में तकरीबन 10 से 12 कार्रवाइयां इस लॉद एयरपोर्ट पे यमनी हौसियों की तरफ से की गई, जिसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल यमनी हौसियों ने किया था। और एक बार फिर जून के आगाज यानी जून की पहली तारीख को भी ये हमला किया गया, जिसके अंदर एक बार फिर लॉद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ उम्मुर रशश, इसके साथ साथ याफा और अशदोद के ऊपर 3 ड्रोन हमले किए गए। यानी फिर 3 ड्रोन दागे जाते हैं यमन से, जो कि टारगेट करते हैं 3 इजरायली आर्मी की पोजीशंस को, उनके वाइटल टारगेट्स को, जिसमें एक जगह यानी याफा तेल अवीव के अंदर टारगेट किया जाता है, अशदोद के अंदर टारगेट किया जाता है और इसके साथ साथ टारगेट किया जाता है उम्मुर रशश, जो कि इसराइल का मगरबी पोर्ट है। अब इसके बाद जो दूसरी कार्रवाई हुई उसके अंदर एक बार फिर लॉद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इस वक्त यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सदी का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यमनी आर्म फोर्सेस की मिसाइल फोर्स ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर लॉद या बिन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। जुल्फ़िकार मिसाइल के जरिए ये हमला किया गया और इस हमले ने अपने अहदाफ अहसन तरीके से हासिल कर लिए हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 40 लाख इसराइलियों को छुपने पे, यानी फिर जो बंकर्स के अंदर जो अपनी जानें बचा के भागे हैं, वो जो अफरा तफरी की कैफियत इसराइल में हुई कि जब ये बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की फिजाई हुदूद में दाखिल होता है तो फिर पूरे इसराइल में जो सायरन बजने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर उसके नतीजे में जो पैनिक होता है वो मजबूर कर देता है इन 40 लाख या 4 मिलियन इसराइलियों को, ज़ायनिस्ट को, कि वो भागें अपनी जानें बचाने के लिए शेल्टर होम्स की तरफ। और उसके साथ साथ जो बिन गुरियन एयरपोर्ट या लॉद एयरपोर्ट पे जो एयर ट्रैफिक होता है उसको मुकम्मल तौर पे मुंजमद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि जब ये हमला इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पे होता है तो उसके बाद जो उस एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स या उस एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली फ्लाइट्स होती हैं वो मुकम्मल तौर पे रुक जाती हैं, अपने रास्ते तब्दील कर देती हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं जो कि सामने आ रही हैं और यमन इस वक्त ये वाज़ेह करता जा रहा है कि एक ऐसा अरब मुल्क जो कि कम तरीन वसाइल होने के बावजूद फ़लस्तीनियों के साथ शाना बशाना खड़ा है, यानी फिर उनके हर दुख और दर्द के अंदर शामिल भी है। और इसराइल को जिस तरह से वो इस वक्त टफ टाइम दे रहा है, चाहे फिर वो बहरा अहमर में कदगन लगाने का मामला हो या फिर अब इसराइल के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर फ़िज़ाई पहरा लगाने का मामला हो, इस मामले में वो उन तमाम अरब ममालिक से इस वक्त ज़्यादा नंबर ले गया है। इस वक्त उन तमाम अरब ममालिक से आगे बढ़ चढ़ के इस वक्त हमले कर रहा है और वाज़े कर रहा है कि इन तमाम अरब ममालिक में सिर्फ वाहिद एक यमन ही ऐसा मुल्क है जो कि मर्द बनकर सामने आ रहा है, मर्दानगी दिखा रहा है, इसराइल को आंखों में आंखें डालकर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर हमले कर रहा है। चाहे फिर वो उसकी तादाद या उसकी ताकत कितनी ही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इसराइल पर यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि गज़ा की अवाम के साथ यमनी अवाम शाना बशाना खड़ी है और उनके हर दुख और दर्द के अंदर वो शामिल है। तो इस वक्त ये ताज़ा तरीन कार्रवाई है जो कि यमन के अंसारुल्लाह या हौसियों की तरफ से की गई है और इसके अंदर एक बार फिर लॉद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। तो मजमूई तौर पर अब तक लॉद एयरपोर्ट पर तकरीबन 12 से 13 हमले यमन की तरफ से किए जा चुके हैं और इनके अंदर अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में इन गज़न पहुंचाने का जो सिलसिला है यमनी हौसियों या अंसारुल्लाह की तरफ से इसराइल पे वो बढ़ सकता है। यानी फिर आने वाले वक्तों में हम ये भी देख सकते हैं कि यमन से जो तादाद होगी इन मिसाइलों की उनमें भी इजाफा होगा और जो वक्त होगा इन कार्रवाइयों का उसके अंदर भी कमी देखने में आ सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि रशिया के ऊपर जो FPV ड्रोन से यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था और फिर उसके बाद यूक्रेन के मीडिया आउटलेट्स की तरफ से बुलंद बांग दावे भी किए जा रहे थे और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न मीडिया था उसने भी इन खबरों को बहुत उछालना शुरू कर दिया था कि इस FPV ड्रोन हमले के नतीजे में रशिया का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट का फ्लीट है उसको निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ जो एडवांस वार्निंग सिस्टम या AWA तैयारे होते हैं उनको भी टारगेट किया गया था। इस वक्त सैटेलाइट इमेजेस सामने आ चुकी हैं जिसमें ये वाज़ेह देखा जा सकता है कि रशिया की उस बेस पे जिस बेस पे हमला हुआ था FPV ड्रोन्स के जरिए 4 जहाज अब तक तबाह हो चुके हैं। और फिर जो प्रोपेगेंडा एडवांस अर्ली वार्निंग तैयारों के बारे में किया जा रहा था उनकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं। आप मेरी स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि उस बेस पे मौजूद ये तमाम तैयारे सालिम हालत में मौजूद हैं और इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इस वक्त जो
साइबर अटैक हुआ था, यानी फिर ये FPV ड्रोन्स के जरिए जो अटैक किया गया था, एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक था जिसके अंदर रशिया के Tu-35 और Tu-22 तैयारे तबाह हुए। ये तमाम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे और इसके बाद रशिया की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस वक्त हम जो है वो पैनिक की कंडीशन में नहीं है, यानी फिर हम पर हमला जरूर हुआ है लेकिन ये इस तरह का कोई हमला नहीं है कि जिस तरह इस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसको पोर्ट्रे कर रहा है, यानी फिर हम इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है और अपने तमाम जो असासे हैं जो तबाह हो गए उनके ऊपर भी काबू पा लिया गया और जिसको बचाया जा सकता था उनको बचा भी लिया गया है। तो इस वक्त वो तमाम प्रोपेगेंडा है उसकी कलई खुलती महसूस हो रही है, बावजूद उसके कि इस वक्त रशिया के ऊपर एक बाहर से जो यूक्रेन ने हमला किया है, इस वक्त बहुत सारे यूरोपीय ममालिक के अंदर एक खलबली सी मची हुई है कि आने वाले वक्त में रशिया किस तरह से इसका जवाब देता है। दूसरी तरफ यूक्रेन की कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी है और इससे पहले ट्रेन पे हमला होता है, फिर ये एयरबेस पे FPV ड्रोन्स के जरिए हमला किया जाता है और अब जो है ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है वो क्रीमिया के इलाके में एक ऐसे ब्रिज को निशाना बनाया है जो कि पानी के ऊपर से गुजरता हुआ ब्रिज था। उसकी जो बुनियादें थी उसके अंदर बम लगाया गया, तकरीबन 200 किलोग्राम TNT इस्तेमाल किया गया है और इसके नतीजे में ये जो क्रीमिया का जो ब्रिज था जो कि क्रीमिया को रशिया से मिलाता था उसको तबाह करने की कोशिश की गई है। तो इस वक्त इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो यूक्रेनियन स्पेशल सर्विसेज ने कबूल की है, यानी फिर जो क्रीमिया के ऊपर ब्रिज पे हमला किया गया है और इस ब्रिज को तबाह किया गया है, इसकी जिम्मेदारी अब यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस ने कबूल कर लिया है कि ये हमला हमने किया है और इस हमले के अंदर एक कसीर तादाद या एक बड़ी तादाद के अंदर TNT धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया जिससे इस क्रीमिया ब्रिज को तबाह किया जो कि एक सपोर्ट ब्रिज का काम करता है। और ये कोई पहला हमला नहीं है क्रीमिया के ब्रिज के ऊपर। 2022 की फरवरी से लेकर अब तक 3 दफ़ा यूक्रेन की तरफ से इस ब्रिज को निशाना बनाया जा चुका है और बावजूद इसके कि आज भी इस ब्रिज को तीसरी दफ़ा निशाना बनाया गया, लेकिन रशियन खबर रसा इदारों के मुताबिक इस वक्त ये ब्रिज जो है वो ऑपरेशनल है और इस वक्त ओपन है ट्रैफिक के लिए, यानी फिर अभी इस ब्रिज से जो ट्रैफिक है उसका जो फ्लो है वो उसी तरह रवा दवा है। और बावजूद इसके कि इसको ब्लास्ट करके तबाह करने की कोशिश की गई थी और एक बहुत बड़ा जो TNT मवाद था वो उसमें इस्तेमाल किया गया था, तकरीबन 200-250 किलोग्राम से भी ज़्यादा की इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक की फरावानी जो है वो मुतासिर नहीं हुई है और रशिया ने इन तमाम हालात पे इस वक्त काबू पा लिया है। साथ साथ इस वक्त जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान इस्तांबुल में एक निगोशिएशंस चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके अंदर अब ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि यूक्रेन की तरफ से रशिया पे ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि इस जंग तकरीबन जो 3 साल से ये जंग चल रही है उसके दौरान 19,000 ऐसे बच्चे जिनका ताल्लुक यूक्रेन से था उनको अगवा किया गया या उनको किडनैप करने का जो इल्ज़ाम था वो रशिया पे लगाया जा रहा था। और फिर अब इन निगोशिएशंस के दौरान जब रशियन मंदूबीन या रशियन वफूद ने उन बच्चों के नाम हासिल करने की कोशिश की तो 339 बच्चों के नाम यूक्रेन की तरफ से फराहम किए गए और अब रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तमाम वो बच्चे थे 339 जिनको उन वॉर जोन से निकाला गया था कि इनकी जानें बचाने के लिए उन वॉर जोन से जो है वो उठाया गया था और इस वक्त ये तमाम रशिया में मौजूद हैं। लेकिन वो तमाम प्रोपेगेंडा के जिसकी बुनियाद पे यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो है वो रशिया पे चढ़ दौड़े थे कि उन्होंने 19,000 यूक्रेनी बच्चों को अगवा कर लिया है या उनको जो है वहाँ से उठा के ले गए हैं। एक जीनोसाइडल कैफियत जो है वो इन यूक्रेनी बच्चों के साथ अब रशिया करने जा रहा है, तो वो उस खोखले दावे की अब कलई खुलती नजर आ रही है। और अब रशिया ने जब उन बच्चों के बारे में उनकी जो डिटेल्स मांगी है तो फिर यूक्रेनी हुक्काम की तरफ से सिर्फ 339 बच्चों की फहरिस्त जारी हो चुकी है कि ये वो बच्चे हैं जो कि रूस के पास मौजूद हैं। तो फिर वो जो चीखें थी कि 19,000 बच्चे यूक्रेन के रूस ने अगवा कर लिए हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या उनका जीनोसाइड हो जाएगा, तो वो तमाम जो प्रोपेगेंडा था ये एक झूठी बेसलेस बातें थी, उनकी कलई खुलती अब नजर भी आ रही है और दुनिया देख भी रही है कि इस जंग के अंदर यूक्रेन कितना फॉल्स प्रोपेगेंडा करता जा रहा है। इन मुज़ाकरात में रशिया की तरफ से भी अपने ऐसे 20 बच्चों को जिनकी उम्रें 25 साल से कम थी वापस मांगने की बातें की गई हैं, यानी फिर ऐसे 20 रशियन बच्चे हैं जिनकी उम्रें 25 साल से कम है, इस वक्त यूक्रेन की कैद में मौजूद हैं और उनको भी अब इस नेगोशिएशन के जरिए आज़ाद कराया जा सकता है। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें, स्पेन इस वक्त यूरोपीय ममालिक में एक ऐसा मुल्क उभर के सामने आ रहा है जिसने बाज़ाब्ता तौर पे इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने की भी बातें की हैं और इसके साथ साथ अब जो है वो इस तरह से काम कर रहा है, एक ऐसा प्लान जो है वो मुतारिफ कर रहा है स्पेन जिसके अंदर तमाम टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी टाइज इसराइल के साथ जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो इसराइल स्पाइक मिसाइल इस्तेमाल करता है, इन स्पाइक मिसाइलों को बनाने के लिए जो फैक्ट्री मौजूद थी
وہ اسپین میں موجود تھی اور یہاں سے یہ میزائلز بنائے جاتے تھے اور پھر اس کو جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ٹریڈ کیا جاتا تھا یا اسرائیل بھیجا جاتا تھا۔ تو اس وقت تقریباً 287.5 ملین یوروز کی جو ڈیل تھی، یہ اسلحہ ڈیل، اسپین نے یہ مکمل طور پہ ختم کر دی ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ ان اسپائکس میزائلوں کی جو پروڈکشن ہے اسپین میں ہوتی تھی، اسرائیل کے لیے بنائے جاتے تھے، وہ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپینش ڈیفنس منسٹری نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ جو لائسنس اسرائیل کی رفال کمپنی کے ساتھ تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک باہمی اشتراک ہوتا تھا، اس کو بھی اس وقت مکمل طور پہ وائڈ یا ریووک کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی پھر رافیل نامی وہ کمپنی جو کہ اسپین میں رہتے ہوئے اسرائیل کے لیے ہتھیار بناتی تھی، اسپائک میزائل جو ہے وہ تیار کرتی تھی اور اسرائیل کو فراہم کرتی تھی، اس نے 287.5 ملین ڈالر کی جو ڈیل ہے اس کو مکمل طور پہ کینسل کر دیا ہے۔ اسپین کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے بھی اب اس حوالے سے جو ہے خبریں کنفرم ہوتی جا رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اسپین اسرائیل سے تمام ٹیکنالوجیکل اور سیکیورٹی ٹائز جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکزیوس نامی جو امریکی جریدہ ہے اس نے یہ خبر کلیم کی ہے کہ جو اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنا تمام فوکس جو ہے وہ یوکرین کی جنگ سے ہٹا کر ایشیا میں لایا جائے۔ یعنی پھر اب اس کا جو اگلا نشانہ ہوگا وہ کمپٹیشن ہوگا چائنا کے ساتھ۔ یعنی اب چائنا کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ برابری یا اس کے ساتھ جو تنازعات یا کمپٹیشن کی یہ کیفیت ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ دوسری طرف چائنیز حکام نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت امریکہ اور چائنا کی جو ریلیشن ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک موڑ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک کرٹیکل کراس روڈ کی کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں آتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک کردار ہندوستان اور پاکستان کی اس جنگ نے بھی بہت زیادہ کیا ہے کہ جس کے بعد چائنا کے جو ہتھیار پاکستان نے استعمال کیا اور پھر اس کی واہ واہ پوری دنیا میں ہوئی، اس کے بعد امریکہ کی بھی جو نظریں تھیں وہ چائنا پہ اور زیادہ مرکوز ہو گئیں اور اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو کمپٹیشن ہے، چاہے پھر وہ ہتھیاروں کے حوالے سے ہو یا اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب اس وقت دونوں ممالک آپس میں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حملہ تو رشیا پہ ہو گیا، لیکن اب بہت سارے یورپی ممالک میں جو کھلبلی مچ چکی ہے، اس وقت نیٹو نے تمام یورپی ممالک جو اس کے ممبرز تھے ان کو یہ واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ ان کا جو گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو 5 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے جو اس وقت زور دیا جا رہا ہے نیٹو کی طرف سے ان تمام یورپی ممالک کو کہ جو اس وقت نیٹو کا حصہ ہیں اور جن پہ پاسبلی اب رشیا کی طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت نیٹو تنظیم نے ان تمام اپنے یورپی ممالک کو، یورپی اسٹیٹس کو جو کہ اس کا حصہ ہیں، اس کے ممبر ہیں، یہ واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے، یعنی پھر فضائی دفاعی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو زمینی دفاعی صلاحیت ہے اس کو 5 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے۔ دوسری طرف برطانیہ کی اگر بات کریں تو برطانیہ کے وزیر اعظم کارل سٹارمر نے کل بھی یہ بیان جاری کیا تھا کہ اس وقت برطانیہ جو ہے وہ جنگ کی کیفیت میں داخل ہو چکا ہے اور اب اس وقت یہ بیان سامنے آ رہا ہے برطانوی وزیر اعظم کا کہ برطانیہ اس وقت جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر چکا ہے۔ یعنی پھر آنے والے وقت میں اگر کسی بھی طرح کی جنگ چھڑتی ہے اور رشیا نے جس طرح سے پہلے یہ باتیں سامنے آئی تھی رشیا کی طرف سے کہ اس حملے کے بعد جو کہ رشین ایئر بیسز پہ کیا گیا تھا، یوکرین کے ساتھ ساتھ ان تمام نیٹو ممالک کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا کہ جو اس حملے کے اندر انوالو پائے گئے، جس کے اندر نام بھی سامنے آئے تھے کہ برطانیہ، فرانس اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی۔ تو اب برطانیہ نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں جنگ کے حوالے سے اور پھر اگر آنے والے وقتوں میں یورپ کے اندر جنگ چھڑتی ہے، رشیا کی طرف سے یہ جنگ چھیڑی جاتی ہے، تو پھر برطانیہ نے اب اس حوالے سے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔